हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार अपने सक्सेस साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे बॉटनी सब्सिडियरी में जो शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आते हैं वो तो ये देख रहे हैं 2020 के क्वेश्चन है। तो इसमें शॉर्ट नोट्स इस तरीके से पूछा हुआ है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से दो का ही आपको आंसर देना है। तो मान लीजिए लगभग 1.5-2 पेज हर एक का आंसर रहना चाहिए। तो वही आज देखेंगे। चाहे अगर 2021 का भी आप क्वेश्चन को देखेंगे बॉटनी सब्सिडियरी में तो इसी तरीक़ा से यहाँ पर भी पूछा हुआ देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, फिर एनाट्रोपस, ओव्यूल, फिर ऑस्मोसिस ऑक्जीन्स। तो इस तरीके से लगभग हर साल में शॉर्ट नोट्स पूछता है। 2020 के बता दी, 2021 के बता दी, अब 2019 का भी देखते हैं शॉर्ट नोट्स पूछा हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी पूछा हुआ शॉर्ट नोट्स की तरह कि डिफाइन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। तो इकोसिस्टम, सक्सेशन, ग्लाइकोलाइसिस, फिर प्रोटोप्लाज्म, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हर साल शॉर्ट नोट्स पूछता है। तो हम आज वही देखेंगे शॉर्ट नोट्स। इसमें जितना दिया हुआ है वो सब के बारे में आज देखेंगे शॉर्ट नोट्स। तो अक्सर ये लास्ट में ही रहता है। तो आज देखिए कौन कौन टॉपिक को आज हम जानेंगे शॉर्ट नोट्स में। तो इतना सारा टॉपिक को जानेंगे हम आज। तो देख रहे शॉर्ट नोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑफ द फॉलोइंग। तो कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल के बाद देखेंगे यहाँ पर अदर तरीके के वाटर साइकिल के बारे में भी है। ये सब कार्बन साइकिल 9, 10th, 11th, 12th में ही पढ़ चुके होंगे। फिर बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर के बाद आएगा यहाँ पर क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर के बाद यहाँ पर इडाफिक फैक्टर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में आएगा। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद अलग अलग तरीके के यहाँ पर प्लांट कम्युनिटी है। तो इतने सारे नोट्स को हम आज स्टडी करने वाले हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। तो ये सब आप पढ़ा रहेगा तो आप बता सकते पिरामिड ऑफ बायोमास, ये कहीं ना कहीं आप बस 11th, 12th में पढ़ चुके होंगे। फिर सॉइल है, फिर ये BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो इतने सारे तरह के बातें को देखेंगे। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट होगा जो शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, इस इतना मतलब किताब है ये जो गेस पेपर, इसमें से कहीं से भी कोई भी टॉपिक को पूछ सकता है कि शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो आप ऐसे तो पूरा लगभग जो भी इम्पोर्टेंट है बता चुके, फिर भी शॉर्ट नोट्स आज इतना सारा देखेंगे। तो बने रहे और पूरा देखिए। सबसे पहले देखे हैं कार्बन साइकिल है। तो कार्बन साइकिल में आपको ये बात ध्यान रखना है, सिर्फ आप इतना चीज़ ये वाला आप याद कर लेंगे तो आपका ये पूरे मानिए कार्बन साइकिल आपको याद ही हो गया। तो बहुत आसान है कार्बन साइकिल। ये आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते कार्बन साइकिल, यहाँ से जो मन हो वो आप लिख सकते। कैसे कार्बन का इन्वायरमेंट से मतलब ये साइकिलिंग होता है, साइकिल होता है। कार्बन आता है जाता है। तो मान लेते हैं हम यहीं से शुरू करते हैं ग्रीन प्लांट्स से। तो ग्रीन प्लांट्स जो है, तो ग्रीन प्लांट्स पर कौन रहता है, तो एनिमल। ग्रीन प्लांट जो है वह एनिमल का फूड बनता है। तो एनिमल में मतलब ग्रीन प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वह एनिमल जब फूड में आ जाता है और एनिमल्स उसको खाता है, तब एनिमल जैसे हम लोग हो गए तो हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, मतलब एनिमल रिस्पायरेशन के द्वारा तो ऐसे जो सांस लिए और तब सांस छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज कर लेता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी कार्बन साइकिल होता है। फिर कार्बन साइकिल देखिए किस तरीके से होता है। ग्रीन प्लांट्स होता है, ग्रीन प्लांट्स के बाद डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म का अगर डेथ होता है आसपास में तो बैक्टीरियल डीके के द्वारा वह बैक्टीरिया के द्वारा सड़ जाता है। और जब सड़ जाता है तो यही यूज कर लेता है, मतलब जो CO2 है वह फिर फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट यूज कर लेता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी कार्बन साइकिल होता है। फिर कार्बन साइकिल देखिए किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर तो देखे थे कि ये एनिमल फूड के द्वारा एनिमल में जाता है, चाहे ये डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म में ये इस तरीके से आता है, फिर ऐसे होता है। तो बहुत सारा तरीका है। फिर ऐसे भी होता है जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गया, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब सिंथेसिस हो रहा है। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आया, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म यह फ्यूल या कोयला या तेल में बन जाता है। तो जब फ्यूल, कोयला या ऑयल को हम जब कंबसन करते हैं, जलाते हैं, दहन करते हैं, तो उस समय यहाँ पर जब जलाते तो जानते हैं कि अदर सोर्स जैसे वोल्केनिक, लाइमस्टोन, ETC के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो ये फिर फोटोसिंथेसिस के द्वारा यूज कर लेते हैं और ये सोलर एनर्जीज पर हमेशा ये फूड को बनाने में हेल्प तो करते ही रहता है। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप ये ध्यान रखेंगे तो आप कहीं से भी लिख देंगे बात तो वो सब होगा। तो इसी सब को बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन साइकिल में। तो सिर्फ वही वाला डायग्राम इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि
कार्बन इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ द लिविंग मैटर, यानी कि कोर एलिमेंट मतलब होता है सबसे एकदम खास एलिमेंट। जितने भी सारे लिविंग है, लिविंग में वे रहते हैं, जैसे प्रोटोप्लाज्म में जो कार्बन होता है, फिर उसके बाद एंड हेंस इट इज़ नेसेसरी प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग थिंग्स। इस तरीके से जो प्रोटोप्लाज्म में कार्बन होता है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यही सब बात आप लिख दीजिएगा एग्जाम में। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ द ओनली वर्चुअल सोर्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एटमॉस्फेयर में होता है सबसे मेन सोर्स वही है कार्बन डाइऑक्साइड। द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट, इसका कंसनट्रेशन कितना होता है एटमॉस्फेयर में, तो 0.03% से लेकर 0.04% तक। तो लाइक अदर केमिकल्स एलिमेंट्स कार्बन आल्सो मूव्स इन सर्कुलर पाथ। द कार्बन साइकिल ऑपरेट्स इन द फ्लोइंग मैनर। तो जो कार्बन साइकिल होता है ये निम्नलिखित तरीके से ये होता है। तो अब एक एक बात को जो यहाँ पर लिखे थे साइकिलिंग में जो देखे हैं उसी को एक्सप्लेन किया हुआ, तो इसीलिए बताए हैं कि अगर वो वाला बात अगर आप समझ जाएंगे तो ये सब लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन फिक्सेशन प्लांट्स में होते हैं, तो वो बात यहाँ लिखा हुआ है कि द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के द्वारा कार्बन का फिक्सेशन होता है, टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा वे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट में बनता है तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, और इन विच इट इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल। और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एकदम बेसिक रॉ मटेरियल होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पहला ये पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद है जब बेसिक मटेरियल CO2 फॉर्मेशन हो गया प्लांट में, उसके बाद क्या होता है, तो इन फोटोसिंथेसिस कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक CO2 इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जो CO2 इन्वायरमेंट से वे फोटोसिंथेसिस में यूज किए तो उसी यूज किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया, और सब्सिक्वेंटली सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और यही कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट में बना है कार्बोहाइड्रेट, वही आगे चलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करता है। जैसे पॉलीसेकेराइड हो गया जिसमें सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। एज दीज आर स्टोर्ड इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर कल प्रोड्यूसर। और इस तरीके से ये ग्रीन प्लांट्स में स्टोर होता है, इसी के कारण ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ये सब कुछ, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। तो पहले तो एटमॉस्फेरिक CO2 से वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने में ले लिया, यूज कर लिया फोटोसिंथेसिस के लिए, और तब उसके बाद सेकेंड में वह कार्बन डाइऑक्साइड से ये सब का फॉर्मेशन कर लिया। फॉर्मेशन करने के बाद देखते हैं कि जो कार्बन कंटेंट फूड है इन द प्लांट देन ईटन बाय हर्बीवोरस और फाइटोपैरासाइट्स। फाइटोपैरासाइट्स मतलब होता है जो प्लांट पर रहकर भोजन प्राप्त करता है, तो उसको फाइटोपैरासाइट कहते हैं। तो जो कार्बन के द्वारा कार्बन कंटेंट फूड इन द प्लांट जो बना था वो ईटन अप बाय हर्बीवोर्स और फाइटोपैरासाइट के द्वारा वे खा लिया जाता है। इट इज़ ट्रांसफर टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ हर्बीवोरस। तो अलग अलग तरह के ट्रॉफिक लेवल होते हैं, उस ट्रॉफिक लेवल पर यही कार्बन की मात्रा जाता है। तो it is transferred to different trophic levels of herbivores. These animals digest and resynthesize the carbon compounds। मतलब एनिमल डाइजेस्ट करता है कार्बन कंटेनिंग फूड को, और फिर वहाँ पर रीसिंथेसिस होता है कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन कंपाउंड्स का फिर उसमें अलग अलग तरह के फॉर्मेशन होता है। सम ऑफ द फूड इज रिटेन्ड बाय द प्लांट देम सेल्वेज अनटिल दे डाई एंड सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर। यानी कि कुछ ऐसे भी होते हैं एनिमल जो भोजन को अपने अंदर रख लेता है, और वह उस समय तक रखता है जब तक उसका मौत नहीं हो जाता है। तो यही यहाँ पर है कि सबसे पहले ये वाला फॉर्मेशन किया, CO2 को प्लांट लिया, उसके बाद ये सब मटेरियल बनाया, फिर ये आ गया हर्बीवोरस में। तब उसके बाद फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जिसको कार्निवोरस कहते हैं, ईट हर्बीवोरस, यानी कि कार्निवोरस जो होते हैं वह हर्बीवोरस को खाता है। एंड द कार्बन इनकॉर्पोरेटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द टिश्यू ऑफ हर्बीवोरस पासेस टू द वेरियस लेवल ऑफ कार्निवोरस। क्योंकि हर्बीवोरस को खाएगा कार्निवोरस एनिमल्स, तो
अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी था हर्बीवोरस में वो कार्निवोरस में आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन का किस तरीके से साइक्लिंग हो रहा है, तो बहुत ईजी है। वेयर दीज कंपाउंड्स आर अगेन रीडाइजेस्टेड एंड रीसिंथेसाइज्ड इन अदर फॉर्म, फिर अदर फॉर्म में कार्निवोरस के अंदर ये फॉर्मेशन होते हैं। और कार्बन जो यहाँ पर देखे हैं, कार्बन इज रिटर्न टू एटमोसफियर एज CO2, और ये कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं वह रिटर्न हो जाते हैं CO2 के फॉर्म में एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्लांट एंड एनिमल रिस्पायरेशंस। द CO2 रिलीज्ड बाई प्लांट्स ड्यूरिंग रिस्पायरेशन में बी यूज्ड बाई देम फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर CO2 जो कार्निवोरस में बना था, जब वे मतलब अलग अलग तरीके से ये इन्वायरमेंट में आता है, तो देख ही चुके, चाहे वह सांस के द्वारा मतलब सांस छोड़ता है एनिमल्स, रिस्पायरेशन के द्वारा वे इन्वायरमेंट में आता है, चाहे वह सर गल जाता है तो उसके द्वारा बैक्टीरियल के द्वारा CO2 आता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम ऑफ द कार्बन इज रिटर्न टू द एटमोसफियर एज CO2 के फॉर्म में आता है, फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्लांट एंड एनिमल रिस्पायरेशंस के द्वारा आता है। The CO2 released by plants during respiration may be used by them for photosynthesis। जो CO2 आया है प्लांट में वे फोटोसिंथेसिस के लिए फिर यूज होता है। When the plants and animals die, carbon in their protoplasm is released by the activities of microorganism। जब प्लांट और एनिमल मरता है तो उसका प्रोटोप्लाज्म में जो कार्बन होता है वे एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्टिविटी करता है, जिसको डिकम्पोजर्स कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ETC, और वही आगे चलकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। तो वही है, द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट ओनली रिप्लेस्ड बाय द बायोटिक ऑक्सीडेशन दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल रिस्पायरेशन। ये केवल मतलब इसी के द्वारा नहीं होता, रिप्लेसिंग ऑक्सीडेशन के द्वारा नहीं होता, मतलब सिर्फ रिस्पायरेशन के द्वारा नहीं होता, बट ऑल्सो थ्रू एबायोटिक कम्बसन के द्वारा भी होता है। एबायोटिक कम्बसन के द्वारा भी वे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। जैसे यहाँ पर है कि बर्निंग ऑफ इंडस्ट्रियल फ्यूल्स, डोमेस्टिक फ्यूल्स। इंडस्ट्रियल मतलब हो गया कि जो इंडस्ट्री में ईंधन जलता है, चाहे घर के जलावन हो गए, चाहे फॉरेस्ट फायर्स हो गया, मतलब जंगल में आग लगना, ये सब के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, विच रिलीज CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर भी एटमॉस्फेयर में इस तरीके से रिलीज कर देता है CO2। और ओकेजनल वॉल्केनिक, और कभी कभी ये वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, मतलब जो वॉल्केनिक इरप्शन मतलब हो गया ज्वालामुखी जो फटते रहता है। एंड also CO2 इन द एटमॉस्फेयर, सम कार्बन बिकम इनकॉर्पोरेटेड इन द अर्थ क्रस्ट एज कोयल, और कुछ अर्थ क्रस्ट में चले जाते हैं लाइमस्टोन, गैस, पेट्रोलियम, ETC के फॉर्म में। तो द कार्बन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दिस डिपॉजिट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द साइकिल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कंपोनेंट जो होते हैं प्रेजेंट इन डिपॉजिट रिमूवल फ्रॉम द साइकिल, ये लॉन्ग ड्यूरेशन होते हैं, बहुत समय पर ये होते हैं। सम ऑफ द कार्बन इज liquidated as gaseous CO2 by the industrial and agricultural use of these deposits. Some carbon is also released as CO2 by weathering of limestone। weathering of limestone मतलब बहुत पहले भी जानते होंगे कि जब कोई ठनकता है, मतलब इस तरीके से कोई घटना होता है, तरित जिसको कहते हैं, तो उसके द्वारा भी ये लाइमस्टोन मतलब पत्थर जो होता है छोटा छोटा टुकड़ा बनता है, और उसके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरीके से साइकिल होता है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब खासियत क्या है कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल का। तो उसका खासियत ये है कि पहला खासियत मतलब ये है कि द कार्बन साइकिल इज इसेंशियली अ परफेक्ट साइकिल इन द सेंस दैट कार्बन इज रिटर्न टू द इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट एज रैपिडली एज इट रिमूव्ड। यानी कि जितना जल्दी ये जाता है कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में, उतना ही जल्दी ये रिटर्न भी आ जाता है। तो पहला खासियत तो ये बात है। सेकेंड बात है कि द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यू टू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के कारण इन द एटमॉस्फेयर and is utilized by the plants for manufacture of food. Thus an equilibrium is maintained between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। सेकेंड सिग्निफिकेंस ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के द्वारा, जैसे हम लोग सांस लेते हैं
और सांस छोड़ते, तो ये एक तरीके से बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग सांस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन को लेते। तो यह कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और CO2 का मेंटेन हो रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। द कार्बन डाइऑक्साइड लाइब्रेटेड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू नॉन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशंस के द्वारा भी होता है, दैट इज़ कंबसन हो गया। फिर कंबसन ऑफ फ्यूल्स फॉरेस्ट फायर्स etc एक्ट एज हीट स्क्रीन ओवर द अर्थ दैट रिटार्ड द रेडिएशन ऑफ अर्थ हीट इनटू स्पेस, दस अफेक्टिंग ग्लोबल क्लाइमेट को भी ये अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो कंबसन करते फ्यूल्स का, ये हीट स्क्रीन ओवर द अर्थ, यानी कि अर्थ को खुद गर्म कर रहा है। तो इससे ये होता है रिटार्ड करता है, मतलब रेडिएशन जो अर्थ पर रहता है, रेडिएशन ऑफ अर्थ हीट इनटू स्पेस, वही हीट को वह स्पेस में भेजता है। इसके कारण ग्लोबल क्लाइमेट बढ़ता है और ये ग्लोबल क्लाइमेट बढ़ने के कारण कितना सारा दिक्कत हो सकता है। तो इस तरीके से हमने कार्बन साइकिल के बारे में जाना है। वाटर साइकिल भी बहुत इजी है, तो वाटर साइकिल का स्टडी अब हम करेंगे। तो वाटर साइकिल में भी बताए थे कि नॉर्मली कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को आप ध्यान में रख लेंगे। वैसे तो इसका आंसर आप अगर लिखना चाहेंगे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में, तो आप ये 4 स्टेजेस मेनली होता तो वो लिखेंगे। सबसे पहला स्टेज बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में आता है जैसे इवापोरेशन। इवापोरेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इवापोरेशन को लिखने के बाद अब सेकेंड में जो स्टेप होता है वो आप लिखेंगे कंडेंसेशन। ये सेकेंड स्टेप होता है वाटर साइकिल का, कंडेंसेशन। उसके बाद अदर तरीके थर्ड आता है प्रेसिपिटेशन और लास्ट स्टेज आता है इसका कलेक्शन। तो ये सब प्रोसेस के द्वारा होता है। आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, मान लेते इवापोरेशन होता है, जहाँ पर वाटर कलेक्ट रहेगा तो वहाँ इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन मतलब होता है कि जल इस तरीके से ऊपर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा और तब उसके बाद कंडेंसेशन वहाँ पर होगा। कंडेंसेशन होने के बाद प्रेसिपिटेट होकर वह आएगा मतलब धरती पर, फिर धरती पर कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के बाद इवापोरेशन होगा। तो इस तरीके से ये चक्र चलते रहता है। तो वही बात यहाँ पर अभी हमने जाना, और उसी को एक एक यहाँ पर टॉपिक वाइज ना कर कर उसको सीधा सिंपल लिखा हुआ है। तो वाटर साइकिल में क्या क्या होते हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बहुत आसान है ये, लगभग 5th 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये वाटर टेबल इस तरीके से वाटर बहुत सारा है। तो देखिए कैसे कैसे ये ग्राउंड वाटर यहाँ पर है जनरली, मतलब बारिश के द्वारा ये आता है इस वाला पर, और ये आते आते रिवर और ये यहाँ पर जमा हो जाते हैं। जब फिर धूप आता है तो फिर इवापोरेट के द्वारा ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, फिर ऐसे ये चक्र चलते रहता है। तो उसी को आप जब समझ जाएंगे तो एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर इज़ द मेजर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वाटर इज टू वो विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फॉर देयर मेटाबॉलिज्म, के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कंटिन्यूअस साइक्लिक फ्लो ऑफ वाटर इज मेंटेन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर एंड अर्थ। जो कंटिन्यूअस जो होते हैं फ्लो ऑफ वाटर, ये मेंटेन कैसे कैसे होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी मेंटेन किया रहता है, एटमॉस्फेयर को भी एंड अर्थ को भी। तो दिस साइकिल इज रेफर्ड टू एज वाटर और हाइड्रोलॉजिक साइकिल इसको कहते हैं। वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल, वाटर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर एन इकोसिस्टम, के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। विदाउट साइकिलिंग वाटर नो गैसियस और नो से और सेडिमेंट्री साइकिल हो सकते, मतलब बिना वाटर साइकिल के द्वारा गैसियस का एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा और सेडिमेंट्री साइकिल वुड exist and life also would not be able to exist in the biosphere। और इस तरीके से अगर वाटर साइकिल नहीं होगा तो फिर इस पर जीवित भी कोई रह नहीं सकता। तो ये इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं, और कैसे वाटर साइकिल होता है वही सब बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो द वाटर साइकिल इज ड्राइवन बाय सोलर एनर्जी एंड ग्रेविटी, ये दोनों खास तरीके के फंक्शन करते हैं। सोलर एनर्जी जानते होंगे, सनलाइट का जो वाटर पर पड़ना, जो तो यही हो गया सोलर एनर्जी। और ग्रेविटी के द्वारा होता है कि ग्रेविटी के द्वारा वाटर नीचे आता है। द ग्रेटेस्ट रिजर्वियर ऑफ वाटर इज, जो है वह ओशियन है। ओशियन में सबसे ज़्यादा वाटर इस धरती पर है, तो ओशियन में ही है। अब देखते हैं कि जो ओशियन में वाटर होता है, मान लेते द सन्स हीट वेपोराइज वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो जो सॉइल में जो होते हैं वाटर, उसको सन के जो गर्मी होता है उसको वेपोराइज करते हैं। सॉइल हो गया, ग्राउंड सरफेस हो गया, चाहे वेजिटेशन वाला पार्ट हो गया, चाहे वाटर सरफेस हो गया, चाहे ओशियन हो गया।
और दीज वाटर वेपर्स देन इंटर्स इनटू एटमॉस्फेयर, और यही एटमॉस्फेयर में जाता है जहाँ पर कंडेंस अराउंड द डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ वे आराम से कंडेंस हो जाते हैं, मतलब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। और विद द कूलिंग एट द हायर एटीट्यूड्स देयर मतलब फॉर्म क्लाउड्स, और वहीं पर बहुत ज़्यादा हाई एटीट्यूड्स वाला एरिया पर, बहुत ऊंची जगह पर जाकर वह क्लाउड्स बादल बन जाता है। दीज क्लाउड्स मूव्ड बाय विंड एंड में पास ओवर लैंड, और यही जो बादल बना हुआ है ऊपर, वे विंड एंड में पास ओवर लैंड, वह धरती पर आता है। वेयर फर्दर कूलिंग टेक्स प्लेस टू प्रेसिपिटेट, जहाँ कूलिंग होता है और प्रेसिपिटेट के रूप में वाटर एज रेन के फॉर्म में आता है, हेल और स्नो के रूप में वह धरती पर आता है। तो द एटमॉस्फेयर प्रोसेस लिमिटेड कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर, एटमॉस्फेयर के पास भी वाटर को कैपेसिटी करने का एक लिमिटिंग है, मतलब वो ऐसा नहीं कि पूरा धरती का पानी वह अपने आप पास में ले ले, तो ऐसा भी नहीं है कैपेसिटी। तो यह एक लिमिटिंग कैपेसिटी होती है। द ड्रॉपलेट फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन एंड हेवी एनॉफ टू फॉल एज प्रेसिपिटेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर है कि ड्रॉपलेट्स जो बना हुआ है कंडेंसेशन आर हेवी एनॉफ टू फॉल एज प्रेसिपिटेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के द्वारा ये इन्फ्लुएंस होकर ये धरती पर आता है, प्रेसिपिटेट होता है। तो वही ये सब स्टेप है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो वाटर यहाँ पर है जो आता है धरती पर, 10 वाटर एज रेन हेल और स्नो के द्वारा यह लैंड इस जगह पर आता है, और तब वाटर ऑन लैंड सरफेस इवेंचुअली ये परकोलेट्स इनटू द सॉइल, और ये परकोलेट्स हो जाते हैं। परकोलेट का मतलब होता है बूंद बूंद करके आराम से धरती पर टपकना, तो ये धरती पर आराम से आ जाता है वाटर ऑन ग्राउंड वाटर। विद इन द सॉइल देयर इज ऑलवेज नेचुरल वाटर लेवल, यानी कि मिट्टी में लगभग नेचुरल वाटर रहता है, जितना लेवल होना चाहिए वाटर का हमेशा प्रेजेंट होता है मिट्टी में। ऑल द वाटर प्रेसिपिटेटेड ऑन लैंड डज नॉट परकुलेट्स इनटू द ग्राउंड और सॉइल, यानी कि पूरा जो वाटर का होते हैं बूंद वे सभी मिट्टी में तो नहीं जाते हैं, और सरफेस वाटर ऑन द ग्राउंड फ्लोज इनटू पॉन्ड्स, वे पॉन्ड्स में चले जाते। जैसे पॉन्ड्स मतलब तालाब हो गया, चाहे स्ट्रीम मतलब हो गया जो लहर होता है, नदी किसी का भी लहर के रूप में वह प्रवाहित होते रहता है, चाहे झील में चला जाता है, मतलब लेक्स में, रिवर में, ईटीसी में वे चले जाते, सभी तो मिट्टी पर नहीं रहते, ये बात सब जानते हैं। द वाटर अल्टीमेटली रीचेज द ओशियन, और ऐसे ही करते करते वो फाइनली ओशियन में वाटर जाता है, और ओशियन में वाटर जाने के बाद दस वाटर इज इनएविटेबली एंड्स अप बैक इन द ओशियन, और फिर उसके बाद जो ये वाटर ऐसे ही करते करते यह आराम से आ जाता है, यानी कि एंड्स अप बैक इनटू द ओशियन। और ये जो वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं इसका मतलब होता है 10 वाटर जो इनएविटेबली मतलब होता है अनिवार्य या निश्चित रूप से, तो ये अंत में जो निश्चित रूप से यह ओशियन में आता है। बट इट में बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू बॉडीज ऑफ सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, फिर भी जो ये वाटर आता है वे अलग अलग तरह के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर चला जाता है ये वाटर। बट इट इनोरेट मतलब इन रूट सम ऑफ द ग्राउंड वाटर दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट के द्वारा जो ऑब्जॉर्व होते हैं थ्रू देयर रूट्स पासेस आउट ऑफ द लीफ सरफेस, यानी कि रूट्स के द्वारा जो प्लांट ऑब्जॉर्व किया हुआ है वाटर को वे लीफ के सरफेस पर जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर एंड वाटर वेपर्स बाय ट्रांसपिरेशन के द्वारा वे प्लांट में होते हैं। एक्वेटिक एनिमल एब्जॉर्ब वाटर डायरेक्टली फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब डायरेक्ट करता है, और जो यहाँ पर है लैंड के द्वारा लैंड एनिमल्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम वाटर रिजर्वेयर जो प्रेजेंट होता है ग्राउंड पर फ्रॉम वेरियस बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर, अलग अलग तरीके से जो फ्रेश वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं। एनिमल एंड प्लांट्स मूव देयर दिस ऑब्जॉर्व वाटर थ्रू देयर बॉडीज के द्वारा वह वाटर को प्रोड्यूस करता है। एंड दिस प्रोसेस दे रिटेन रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज। The rest of water is excreted out partially as liquid water but more particularly water vapors. This raises the moisture content of the atmosphere. जो भी वाटर को रिलीज करते एक्सक्रीटरी के द्वारा वे कहीं ना कहीं मॉइस्चर के रूप में एटमॉस्फेयर में रहता है, और यही मॉइस्चर के रूप में जो एटमॉस्फेयर में रहता है सन्स के हीट के द्वारा वे चले जाते हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में। 10 जो होते हैं इस तरीके से 10 द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैंड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक्टिवली
contributes toward the maintenance of the water cycle of the biosphere. After the death of the organism, any water present in their body returned back into the hydrosphere through decay के द्वारा वे हाइड्रोस्फीयर में आते। तो यानी कि मेटाबॉलिज्म जो लैंड ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं, अलग अलग तरह के बॉडी में फंक्शन होते हैं, उसके द्वारा वे मेंटेनेंस ऑफ वाटर साइकिल को बायोस्फीयर में भी मेंटेन करने में मदद रखता है। आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है तो जितने भी सारा वाटर प्रेजेंट होता है उसके बॉडी में, तो हाइड्रोस्फीयर में वे सर गल के चला जाता है हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट में। दस द हाइड्रोलॉजिक साइकिल कैन बी डिफाइंड एज अल्टरनेशन ऑफ इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल इस तरीके से कि अल्टरनेशन ऑफ इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो वाटर का आप किसी भी तरीक़ा से डिफाइन करेंगे, जैसे ये 4 प्रोसेस पहले बताते हैं, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन। इसी को आप किसी भी तरीक़ा से लिख देंगे कि द साइक्लिंग ऑफ वाटर थ्रू इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन के द्वारा ये जो साइकिल होता है तो इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। तो सिग्निफिकेशन ऑफ वाटर साइकिल यानी कि इसका भी क्या खासियत है, सिग्निफिकेंस क्या है वाटर साइकिल का। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो होते हैं सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द वाटर साइकिल का हो गया, हीट मूव्स एंड कंजर्व वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ये वाटर को मूव कराने में और साथ में कंजर्व करने में भी हेल्प करता है वाटर का। फिर है कि इट इन्फ्लुएंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू इट्स फंक्शन एज प्राइम न्यूट्रिएंट्स के रूप में ये काम करते हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी को प्रभावित करते थ्रू इट फंक्शन एंड प्राइम न्यूट्रिएंट्स। और वाटर साइकिल्स अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट फैक्टर एंड वेदर बोथ इन द सी एंड ऑन द लैंड। यानी कि वाटर इस तरीके से प्रभावित करता है हर चीज़ को। दिस साइकिल इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ कंटिन्यूएंस ऑफ बोथ गैसियस एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एज बोथ आर टाइड टू हाइड्रोलॉजिक साइकिल, तो इस तरीके से हाइड्रोलॉजिक साइकिल में ये हेल्प करता है। टाइड मतलब होता है बंधा हुआ, तो ये टाइड द हाइड्रोलॉजिक साइकिल को बांध के रखता है। तो बहुत सारा सिग्निफिकेंस है वाटर साइकिल का। तो आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप ध्यान में रखकर आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं बायोटिक फैक्टर में। तो बायोटिक फैक्टर मतलब हो गया जो प्लांट्स या एनिमल को इफ़ेक्ट करे, कौन कौन फैक्टर है जो कि उसका बिहेवियर, मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे फंक्शन को इफ़ेक्ट करता है, तो उसी को बायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो बायोटिक फैक्टर में यहाँ पर है कि उसी को लिखा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म द बायोटिक इन्वायरमेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये कहीं ना कहीं बायोटिक इन्वायरमेंट और बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। तो इट मीन्स फॉर एन ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ऑर्गेनिज्म, ऑल अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट्स सराउंडिंग कॉन्स्टिट्यूट इट्स बायोटिक फैक्टर। यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास में लिविंग चीज़ जो प्रेजेंट है तो उसी को बायोटिक फैक्टर कहते हैं। देयर एक्टिविटीज़ में भी बेनिफिशियल और ये डिटरीमेंटल, ये दोनों तरीके से हो सकते। बेनिफिशियल होते हैं जो सराउंडिंग होते हैं, इसी को डिटरीमेंटल भी कहते हैं। मैन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोटिक फैक्टर, मैन सबसे मेन बायोटिक फैक्टर है। हिज वेरियस एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंस एंड चेंज बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द इन्वायरमेंट को ये कराने में मदद करता है। मतलब जितने भी सारा है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस वो सबको इन्फ्लुएंस कराता वह मैन ही है। बायोटिक फैक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड एज, उसको डिस्क्राइब्ड यहाँ पर इस तरीके से किया हुआ है कि इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट लिविंग बींग्स। जैसे ये सब है, ये सब कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस कराता है। इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड एनिमल्स को इंटरेक्ट कराने में मदद करता है। फिर इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स को इंटरेक्ट कराने में मदद करता है। फिर इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड प्लांट्स को यह इन्फ्लुएंस कराता है। तो ये मैन ही सबसे बायोटिक मेन फैक्टर है। तो इसके बारे में नोट्स करने के लिए आगा तो लिख सकते हैं। फिर इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रोब्स एंड प्लांट्स के बीच में इंटरेक्ट कराता है, तो कहीं ना कहीं मैन ही है जो कि खास है। अब क्लाइमेटिक फैक्टर बात करें तो क्लाइमेटिक फैक्टर जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करे तो उसी को क्लाइमेटिक फैक्टर कहते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर तो बहुत बड़े टॉपिक है, फिर भी यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए तो उसके हिसाब से आपके लिए आंसर आना चाहिए। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में मेन यही सब फैक्टर है। जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर में हो गया कि वाटर, लाइट, टेम्परेचर और एयर। तो देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर में लिखा हुआ है कि क्लाइमेट
फैक्टर इज़ वन ऑफ द मेजर इकोलॉजिकल फैक्टर इन नेचर विच इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को क्लाइमेटिक फैक्टर वो इन्फ्लुएंस करता, प्रभावित करता है। द क्लाइमेट वेरीज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन एंड साइंस ऑफ क्लाइमेट नोन एज क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ क्लाइमेट या साइंस ऑफ क्लाइमेट दोनों एक ही बात है, तो उसी को क्लाइमेटोलॉजी कहते थे। क्लाइमेटिक फैक्टर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड फैक्टर्स। ये 4 ब्रॉड फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को प्रभावित करता है। क्लाइमेट मतलब हो गया कि आसपास वाला जो स्थिति देख रहे हैं हम लोग के आसपास सराउंडिंग जो एटमॉस्फेरिक वाला चीज़ है उसी को क्लाइमेट्स कहते हैं। तो क्लाइमेट्स का अगर सिंपल इसका जो जो चीज़ 4 फैक्टर इफेक्ट करता है तो वो हो गया वाटर, लाइट, टेम्परेचर और ये। तो यहाँ पर जलवायु की डिफेक्ट करता है। वाटर की बात करें तो वाटर इन्फ्लुएंस द एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट एंड देयर वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द वेजिटेशन ऑफ ह्यूमिडिटी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द डिटरमाइनिंग द वेजिटेशन ऑफ एनी रीजन। रेन वाटर इज मेजर सोर्स ऑफ मॉइस्चर। रेन वाटर सबसे मेजर सोर्स है। तो वाटर ऐसे ही आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि वाटर दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, एक्सटर्नल और एक्सटर्नली। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स को लाइट की बात करें तो लाइट के द्वारा बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उससे भी इफ़ेक्ट होता है क्लाइमेट। तो मेनी वाइटल फंक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फोटोट्रॉपिज्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट के द्वारा ये होते हैं। फिर है टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर में ये भी है कि प्रैक्टिकली ऑल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स लाइक रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ग्रोथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यह कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर भी खास क्लाइमेटिक फैक्टर है। उसके बाद एयर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मीडियम कंप्राइजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। अलग अलग तरह के गैसेस है तो एयर बहुत खास तरह के ये कॉम्प्लेक्स मीडियम है जिसमें माइक्रोफ्लोरा इट्स वेलोसिटी एंड डायरेक्शन इन्फ्लुएंस सीड डिस्पर्जल, यानी कि इसका डायरेक्शन अगर वेलोसिटी ये दोनों इसका सीड को फैलाने में मदद करता है। अगर इस पर ये सीड है तो वो कहाँ पर जाएगा सीड, तो उसको प्रभावित करता है एयर के द्वारा ही सीड का मतलब सीड को डायरेक्शन मिलता है, मतलब ये इधर उधर जाता है। चाहे जर्मिनेशन और ग्रोथ करने में कहीं ना कहीं एयर का बहुत खास इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं इडाफिक फैक्टर का। तो क्लाइमेटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर। अब बात करते हैं इडाफिक फैक्टर क्या है। तो इडाफिक फैक्टर भी बहुत ईजी है। इडाफिक फैक्टर का मतलब होता है एकदम मिट्टी संबंधी, मतलब आराम से बहुत अच्छा संबंध को इडाफिक फैक्टर कहते हैं। तो मेनली इडाफिक फैक्टर रिलेट द नेचर ऑफ द सॉइल एंड इन्फ्लुएंस ऑन प्लांट बिहेवियर, यानी कि मिट्टी और प्लांट के बिहेवियर जो मतलब इसका दोनों को संबंध होता है। तो वे जो इफेक्ट करता है एक दूसरे का उसी को इडाफिक फैक्टर कहते हैं। तो वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं विद वेरिंग नेचर ऑफ मिनरल्स, यानी कि अलग अलग तरह के मिट्टी में अलग अलग तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आल्सो वेरीज द नेचर ऑफ द सॉइल, यानी कि हर अलग अलग तरह के मिट्टी में वाटर पकड़ने की क्षमता भी कुछ अलग अलग होती है। सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय, यहाँ पर वेदरिंग इफेक्ट जो सॉइल फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, वेदरिंग के द्वारा होती है। ये बात तो बहुत पहले से जानते होंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जियोलॉजिकल इवोल्यूशन, जब जियोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ था तो वेदरिंग में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल होता था उस समय। तो इन द कोर्स ऑफ टाइम डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेटेड ऑन अर्थ सरफेस। और जब जियोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ उस समय फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ये जब हुआ तो उस समय एक्यूमुलेशन मतलब सभी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक मैटर अर्थ सरफेस पर जमा हो गया। दिस ऑर्गेनिक फॉर्मेशन इज कॉल्ड ह्यूमस, और इसी को बाद में चलकर ह्यूमस कहा गया। और द सॉइल इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। तो सॉइल जो होते हैं मेनली सैंड, क्ले और ह्यूमस ये सब सॉइल में होते हैं। तो इडाफिक फैक्टर में प्लांट और दोनों के संबंध के बारे में बताया गया हुआ है। तो द नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल डिफर्स बिकॉज द रेशियो ऑफ एबव द कंपोनेंट्स, यानी कि सैंड, क्ले और ह्यूमस के हिसाब से ये अलग अलग तरीके से ये अलग अलग रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। इसी के कारण उसका ये अलग अलग तरह के मिट्टी होते हैं। तो यहाँ पर है अ सॉइल प्रोफाइल इज जनरली डिस्टिंग्विश्ड इन द फ्लोइंग 3 जोन। टॉप सॉइल होते हैं जहाँ पर
कंपोज्ड ऑफ सैंड विथ ह्यूमस, जहाँ पर सैंड और ह्यूमस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर सब सॉइल हो गया, जहाँ पर कंपोज्ड ऑफ फाइन डेंस क्ले पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। फाइन डेंस क्ले सब सॉइल जो कि थोड़ा सॉइल वाला से नीचे पार्ट होते हैं। उसके बाद है विदर्ड रॉक, जहाँ पर लूज विदर्ड रॉक होते हैं प्रेजेंट, यानी कि पहाड़ी वाला एरिया जहाँ पर पत्थर जो पथरीला है एरिया, वहाँ पर वो थोड़ा लूजली पैक होते हैं। तो डार्फिक फैक्टर में यही सब बात को आप लिख सकते हैं कि कैसे अलग अलग तरह के मिट्टी प्लांट को प्रभावित करता है। अब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर के बारे में तो आप जानते होंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर नाम से पता चल रहा है कि जो वैसा कंज्यूम करने वाला, फूड को ऐसा कंज्यूम करने वाला जो कि प्रोड्यूसर पर निर्भर है, तो उसी को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो इसी बात को आप लिख सकते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स फीड करता है, दैट इज़ हर्बीवोरस पर एज प्राइमरी कंज्यूमर। इन अदर वर्ड्स दे फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, जो प्रोड्यूस होते हैं उसको वे खाता है। जैसे हो गया गोट, काउ, डियर, रैबिट etc। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म को जो खाता है प्राइमरी, तो उसी को ये कहते। तो बहुत आसान है, कुछ मुश्किल है। प्राइमरी कंज्यूमर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर एनिमल को खाए तो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। अब प्लांट कम्युनिटी की बात करते तो इसमें भी प्लांट कम्युनिटी नाम से पता चल रहा है कि प्लांट का कम्युनिटी को प्लांट कम्युनिटी कहते। तो यहाँ पर एक अलग तरीके से थोड़ा सा बात दिया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्लांट कम्युनिटी में कि कम्युनिटी में भी डिफाइंड एज नेचुरल असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। असेंबलेज मतलब सिंपल मतलब समझ आया कि एक तरीके से इकट्ठा होना या जमा होना। तो कम्युनिटी जो असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि नेचुरली जो कम्युनिटी होता है, मतलब नेचुरली इकट्ठा जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी को कम्युनिटी कहते हैं। तो प्लांट कहीं ना कहीं एक साथ जो रहते हैं उसी को प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। तो इसके बारे में नोट्स अगर आएगा तो आप यही सब लिख देंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद इन नेचर ऑर्गेनिज्म ग्रो इन एसोसिएशन विद ईच अदर, यानी कि जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है सभी एक न एक दूसरे से वे एसोसिएट रहते, जुड़े होते हैं साथ में, और साथ में मिलकर हर तरीके के फंक्शन करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेवरल स्पेसीज जैसे प्लांट्स और एनिमल लिविंग टुगेदर विद नेचुरल टॉलरेंस एंड बेनिफिशियल इंटरेक्शन ऑन नेचुरल एरिया इज नोन एज कम्युनिटी। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ सेवरल स्पेसीज, प्लांट का अलग है, बहुत सारा स्पेसीज होते हैं, एंड एनिमल का भी अलग अलग तरह के स्पेसीज होते हैं। तो वो लिविंग टुगेदर विद नेचुरल टॉलरेंस के साथ वे साथ में रहते हैं, एंड बेनिफिशियल इंटरेक्शन ऑन नेचुरल एरिया इन नोन एज कम्युनिटी कहते हैं। और नेचुरल एरिया में रहते हैं, बेनिफिशियल एक दूसरे के साथ होते हैं और एक दूसरे से वे प्रभावित भी होते रहते हैं, तो उसी को कम्युनिटी कहते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कम्युनिटीज आर एज फॉलो। प्लांट कम्युनिटी का खास तरीके के 3 यहाँ पर बताया हुआ है जो खासियत है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट करता है, फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प करता है, फिर कम्युनिटी में जो फंक्शन होते हैं उसको भी मदद करता है। तो सबसे पहले प्लांट कम्युनिटी में प्लांट कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटी और सक्सेशन स्टेजेस में हेल्प करता है। यानी कि सबसे खासियत बात यह है कि कम्युनिटी जो होते हैं वह डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। और उसके बाद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया जैसे इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड ट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन में ये होते हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को जान लिए, अब बात करते हैं कम्युनिटी फंक्शंस के बारे में। तो कम्युनिटी में अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे इट डील्स विद मेटाबॉलिक पैटर्न, फिर लिटर डिकम्पोजिशन यानी कि मिट्टी को डिकम्पोजिशन करने में भी मदद करते हैं प्लांट सब। उसके बाद बायो जियो केमिकल साइकिलिंग मतलब नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, चाहे बहुत अलग अलग तरह के वाटर भी हो गया, ये सबको साइकिलिंग करने में भी मदद करते हैं। ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट में जो होते हैं वो सबको ये कम्युनिटी फंक्शंस करता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट एक को थोड़ा एक्सप्लेन से। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में तो देख ही चुके हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी टेक्स प्लेस बाय स्पेसीज विच इज अ स्लो प्रोसेस। स्पेसीज मतलब होता है
एक तरह का एक प्रोसेस है जो प्लांट कम्युनिटी जो डेवलप होता है एकदम धीरे धीरे, तो वही एक मान लीजिए ये चीज़। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी स्टार्ट्स फ्रॉम सच प्लेस, यानी कि जो प्लांट का ओरिजिन उस जगह से स्टार्ट होता है जहाँ पर वेजिटेशन नहीं हुआ रहता है, लाइक अ बेयर रॉक और न्यूली इमर्ज्ड जो ओशिनिक जो आइलैंड्स होते हैं, जहाँ पर बेयर रॉक मतलब पहले भी जान चुके हैं, जहाँ पथरीला वाला एरिया, जहाँ पर पत्थर वाला एरिया हो, वहाँ पर कुछ नहीं हो, तो वहाँ से प्लांट्स का कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी जो ये डेवलपमेंट कराने में मदद करता है। सेकेंड है कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन कराने में, तो जैसे जैसे न्यू तरह का प्लांट्स आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसको ऑर्गेनाइजेशन तो करेंगे ही। तो कम्युनिटी इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ वेजिटेशन विथ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। द कम्युनिटी हैज़ अ लाइफ स्पान, उसके पास भी लाइफ स्पान होते हैं। हर कम्युनिटी का एक अलग तरह का लाइफ मतलब जीवन काल होते हैं। द इन्वायरमेंट कंट्रोल्स द नेचर एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनी कम्युनिटी। इन्वायरमेंट जो होते हैं वही कंट्रोल करता है कि वो उसका जो कम्युनिटी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का नेचर कैसा रहना चाहिए, उसके बाद नंबर कैसा रहना चाहिए, ये सब इन्वायरमेंट उसको प्रभावित करता है। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब बात अभी देख रहे हैं। तो इन एनी हैबिटेट इन्वायरमेंट हैज़ अ पोटेंशियल टू सपोर्ट अ डेफिनिट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, को ये सपोर्ट करते हैं इन्वायरमेंट भी। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कुड एग्जिस्ट इन एनी हैबिटेट इज़ द बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ द साइट and the number of animals which can subsistence from plant community is the carrying capacity the area। तो अलग अलग तरह के यहाँ पर देखते बायोलॉजिकल पोटेंशियल होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के पास उसके अंदर, एंड द नंबर ऑफ एनिमल्स भी होते हैं जिसमें वे सब्सिस्टेंस मतलब सब्सटेंस फ्रॉम प्लांट कम्युनिटीज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एरिया, मतलब सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह पर वो ढोने की भी क्षमता होती है अलग अलग एनिमल्स के पास। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है कम्युनिटी का सभी साथ में मिलकर। तो फॉर कम्युनिटी स्टडी वी शुड कलेक्ट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड सिंथेटिक डाटा। तो कम्युनिटी स्टडी करने के लिए आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एंड सिंथेटिक डाटा की ज़रूरत पड़ेगा। तो दिस डाटा विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी को समझने में कहीं ना कहीं ये हेल्प कर देंगे। अब बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी में भी फॉलो। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर कैसे पता चलेगा इस कम्युनिटी का क्या क्वालिटेटिव कम्युनिटी है। तो उसको सबसे पहले फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन, यानी कि उसमें कितना फ्लोरिस्टिक हुआ, फ्लोरिस्टिक उसका स्ट्रैटिफिकेशन एंड प्रोफाइल स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा उसके क्वालिटी। उसके बाद यहाँ पर है उसमें फेनोलॉजी, फिर वाइटिलिटी कितना है ये, फिर है सोशियबिलिटी और ग्रेगेरियोसनस, फिर इंटरडिपेंडेंस, लाइफ फॉर्म्स, ये सब हेल्प करता है। उसके बाद पिरामिड बायोमास के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी में भी फॉलो, जैसे फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन। इसमें ये बात आता है कि इन दिस द लिस्ट ऑफ स्पेसीज आकरिंग, यानी कि इसमें स्पेसीज का वो लिस्ट शामिल होता है फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन में कि ना कम्युनिटी या डिफरेंट ग्रोथ पीरियड्स इज प्रिपेयर्ड होते रहते हैं। देयर फ्लोरिस्टिक लिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे प्रोवाइड अस अ क्लू टू ए स्पेसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। मतलब फ्लोरिस्टिक कितना अलग अलग तरह के कंपोजिशन आया है, अलग अलग तरह के प्लांट आया है, वे बात बताने में मदद करता है फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन। तो द स्पेसीज कंपोजिशन इन एनी कम्युनिटी इज लिस्टेड बाय मीन्स क्वाड्रेट और ट्रांजैक्ट स्टडीज ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर्स। तो अलग अलग तरह के ईयर में अलग अलग तरह के जो नंबर शो कराएगा, तो ये हेल्प करेगा कम्युनिटी के स्टडी में। तो फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन यही सब हुआ, स्ट्रक्चरली सिंपल बात। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब हो गया कि उसके पास कितना ये बायोमास है, मतलब वो कितना स्टोर करते हैं कोई चीज़ को। तो स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में वही सब है, मतलब जो एरिया कितना छेकता है वो सब यहाँ पर पता चलेगा। तो स्ट्रैटिफिकेशन है प्रोफाइल स्ट्रक्चर में कि वर्टिकल डिपोजिशन ऑफ प्लांट पार्ट्स, यानी कि वर्टिकल डिपोजिशन ऑफ प्लांट्स पार्ट को ही स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। वर्टिकल डिस्पोजिशन मतलब वही जो स्थान छेकता है वो इसी को ये कहते हैं। द प्लांट कम्युनिटीज विच हैव सेवरल स्पेसीज विद डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एंड विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट हाइट्स अबव ग्राउंड पार्ट। जो ग्राउंड पार्ट होते हैं उस पार्ट से थोड़ा हाई पार्ट पर जो प्लांट का स्पेसीज जगह ये
छेकता है एबव ग्राउंड पार्ट एंड एट डिफरेंट डेप्थ अंडरग्राउंड पार्ट्स में भी वे प्लांट उग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फॉरेस्ट द ट्री कैनोपी एंड हर्बेसियस वेजिटेशन ऑक्यूपाई डिफरेंट स्टोरेज। मतलब ये कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के ये जगह को स्पेसिफिक करने में मदद करता है, यानी कि स्पेसिफिक जो एरिया होते हैं वहाँ पर ये जाते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सिंपल इतना कम से कम पता होना चाहिए कि जितने भी अलग अलग तरह के प्लांट वे अपना अलग अलग जगह छेकता है। तो दिस स्ट्रेटिफिकेशन रिजल्ट्स इन इकोनॉमी ऑफ स्पेस पर यूनिट एरिया ऑफ द लैंड सरफेस। ये जो कहीं कहीं प्लांट उगता है तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमें ये बताने में कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते हैं। द लीफ एरिया इंक्रीजेज भी होता है, इंक्रीज इन द लीफ एरिया। अगर लीफ एरिया का अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब हो गया कि यूजफुल फॉर मोर सोलर एनर्जी ट्रैपिंग, मतलब सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में मदद करेगा। द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट जो होते हैं इज अ कम्युनिटी आर एल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सॉइल में ये होते हैं। प्लांट थ्रू रूट कंप्लीट देयर न्यूट्रिशन को वे कंप्लीट करते हैं। फिनोलॉजी के बात करते हैं तो फिनोलॉजी मतलब हो गया टाइम रिलेशन और टेम्पोरल बिहेवियर, टाइम रिलेशन और टेम्पोरल बिहेवियर के बारे में है। तो फिनोलॉजी क्या है वो देख लेते हैं। तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स सच एज सीड जर्मिनेशन, लीफ फॉल, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग etc। मतलब ये सब के जो इवेंट्स होते हैं ये सब के इवेंट्स को यहाँ पर ये बात हम कहते हैं फिनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्पेसीज दिस फिनोलॉजी इज़ ग्रेटली इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा ये बहुत खास तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। अब वाइटलिटी के बात करते हैं। तो वाइटलिटी जिसको वाइगर कहते हैं, वाइगर मतलब होता है उत्तेजना वाला बात। तो वाइटलिटी इज़ द कंडीशन ऑफ प्लांट एंड इट्स कैपेसिटी टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, वाइल वाइगर इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ हेल्थ को इफेक्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ वाइटलिटी द प्लांट्स में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। मतलब वाइटलिटी के हिसाब से प्लांट्स को इतने तरह के ये क्लासीफाई किया गया हुआ है। तो क्लासेस है सजेस्टेड बाय ब्रॉन ब्लैंकेस्ट के द्वारा ये सजेस्ट किया। तो 4 तरह के क्लास कौन कौन किया गया है वाइटलिटी के हिसाब से, यानी कि कौन कितना लंबे समय तक अपना जीवित रहते हैं। तो उसके हिसाब से वाइटलिटी को 4 प्लांट के 4 भाग किए गए हैं। एक क्लास 1 में इस तरीके के प्लांट्स को रखा गया जो वेल डेवलप्ड प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, यानी कि अच्छे तरीके से डेवलप हो और वह अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले, तो वो क्लास 1 में रखा गया हुआ। उसके बाद क्लास 2 में प्लांट्स विच हैव गुड वेजिटेशन ग्रोथ एंड मे कंप्लीट देयर, यानी कि उसके पास वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छे हो जिस प्लांट्स के पास, और वे अपना लाइफ साइकिल भी कंप्लीट कर ले, तो उसी को क्लास 2 में रखा गया। क्लास 3 में रखा गया है वैसे प्लांट्स को जो विच हैव ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ बट कैन नेवर कंप्लीट लाइफ साइकिल, वे कभी लाइफ साइकिल कंप्लीट अपना नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्लास 3 में रखा गया है। क्लास 4 की बात करते हैं। तो क्लास 4 में प्लांट्स विच डेवलप फ्रॉम सीड्स ओकेजनली बट दीज डू नॉट डेवलप वेल नॉर इंक्रीज इन नंबर। तो प्लांट्स विच डेवलप फ्रॉम सीड से यह डेवलप होता है बट दीज डू नॉट डेवलप वेल नॉर इंक्रीज इन नंबर में वे नहीं होते हैं। तो डेवलप सीड से होते हैं लेकिन वह ज़्यादा नंबर में डेवलप ज़्यादा नहीं होते। तो ये 4 क्लास है। तो वाइटलिटी भी होता है कम्युनिटी का ये कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये सब क्वालिटी देख रहे हैं। उसके बाद सोशिएबिलिटी और ग्रेगेरियसनेस, मतलब होता है कि वह कितने सही तरीके से सोशल में रह रहा है प्लांट्स। तो द प्लांट्स में लाइक टू ग्रो आइदर सिंगली और इन क्लम्स, यानी कि झुंड में भी ग्रो हो सकते और एक सिंगल भी ग्रो हो सकते। दिस डिपेंड ऑन द कम्पिटिटिव एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, कम्पिटिटिव कैसा करता है उसके हिसाब से ये बात यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये सोशिएबिलिटी और ग्रेगेरियसनेस हुआ ये। अब इंटरडिपेंडेंस के बात करते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर रहना। तो द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम जो ये होते हैं वे कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इंटरेक्ट्स विद वन अनदर इन वेरियस वे, जैसे दिस इंटरेक्शन में भी फॉर फूल, मतलब फूल के लिए वे हो सकते हैं। उसके बाद स्पेस एंड एनर्जी, मतलब फूल मतलब यही मान लीजिए एक दूसरे को वह प्रभावित किसी तरीक़ा से करेगा कि
उसके जगह पर वे खुद चला जाता है। तो मान लेते ये वाला, चाहे स्पेस एंड एनर्जी, ये सब डिपेंडेंस होता है दूसरे पर। द प्लांट्स ऑफ द कम्युनिटी अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कंपटीशन, और कंपटीशन करके, द कंपटीशन में इंट्रा स्पेसिफिक हो सकते हैं और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा मतलब होता है कि बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज, जैसे हम ह्यूमन है और वो भी ह्यूमन है, दोनों ह्यूमन के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो ये इंट्रा स्पेसिफिक हो गया। और इंटर स्पेसिफिक हो गया बिटवीन डिफरेंट प्लांट स्पेसीज, जैसे अलग अलग स्पेसीज, जैसे हम हो गए, मान लेते एनिमल स्पेसीज की बात करें, हम और बंदर हो गए, तो ये दोनों एनिमल स्पेसीज में अलग अलग है। तो अगर ये दोनों अलग अलग स्पेसीज के बीच में कंपटीशन हो तो उसको इंटर स्पेसिफिक कहेंगे। और इंट्रा मतलब हो गया सेम स्पेसीज। द डिफरेंट प्लांट्स इन अ कम्युनिटी कंसेप्ट, तो इस तरीके से ये सब बातें थी। अब द प्लांट्स में हैव द पैरासाइटिक रिलेशनशिप एंड अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप एल्सो भी होते, तो ये सब कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस होते हैं। लाइफ फॉर्म के बात करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द जनरल अपीयरेंस एंड ग्रोथ द स्पेसीज आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, वे होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द जनरल अपीयरेंस एंड ग्रोथ द स्पेसीज आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, वे होते हैं। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में। तो यहाँ तक अभी हमने देखा, ये वाला टॉपिक पर अभी तक स्टडी हम कर रहे थे, ये वाला बातें हैं कि प्लांट कम्युनिटी के हिसाब से, और उसमें ये देख रहे थे कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटीज़, जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिटी का क्या क्या होना चाहिए वो। अब बात करते पिरामिड ऑफ बायोमास, नाम से आपको पता चल रहा है पिरामिड स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर जैसा, पिरामिड जैसा, और बायोमास का यानी कि जो इस इन्वायरमेंट में जितने भी अलग अलग तरह के जीव है उसका मास के पिरामिड को ही पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। तो उसी को ऐसे डिफाइन किया गया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग मटेरियल के अंदर जितने भी अलग अलग तरह के अमाउंट है उसको ये नाम रखा गया है। द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इज एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमास कहते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास शोज, ये बताता है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग वेरियस ट्रॉफिक लेवल, जो अलग अलग तरह के ट्रॉफिक लेवल पर अलग अलग तरह के ये प्रेजेंट होते हैं, तो वही शो कराता है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो सबसे पहले पिरामिड ऑफ बायोमास में बात कर लेते हैं। ग्रास लैंड पर कैसा बायोमास आपको दिखाई देगा। ग्रास लैंड के बाद यहाँ पर देखेंगे कि पिरामिड ऑफ बायोमास ऑन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप कैसा पिरामिड को आप देखेंगे। उसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम में कैसा देखेंगे। तो ये सब बातें को अभी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रास लैंड पर कैसा आप देखेंगे बायोमास का। तो इन दिस इकोसिस्टम द बायोमास प्रोड्यूसर ग्रास लैंड्स इज हाई, मतलब सबसे ज़्यादा आप जैसे देखेंगे ये हाई रहेगा इस वाला एरिया पर, यानी कि जो ग्रास लैंड्स है उस एरिया पर आप हाई देखेंगे बायोमास। जैसे इस तरीके से ये ग्रास है तो ये ज़्यादा है। उसके बाद बात करते हैं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर लाइक हर्बीवोरस रैबिट एंड रैट्स हैव लेस बायोमास, और उसके पास जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे उसके पास कम रहेगा बायोमास। तो मान लेते इस तरीके से ये बायोमास है थोड़ा कम है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि कंज्यूमर लाइक हर्बीवोरस हो गए, रैट, ये सब में लेस बायोमास होगा। उसका सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें जो कार्निवोरस, लिजार्ड, स्नेक, ये थोड़ा बहुत कम संख्या में होते हैं बायोमास। देन प्राइमरी कंज्यूमर से कम होता है बायोमास। तो मान लेते इसके पास बायोमास जो है वह इतना है, ये कम है। तो ये कहीं ना कहीं पिरामिड कैसा बन रहा है, तो ऐसा पिरामिड बन रहा है। तो देख सकते हैं इस तरीके से पिरामिड है। तो वही है कि लिजार्ड, स्नेक हैव लेसर बायोमास देन प्राइमरी कंज्यूमर। टॉप कार्निवोरस हो गया, जैसे ईगल हैज स्टिल लोअर बायोमास देन द सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड इट शो एन अपराइट वन। तो ये शो कर रहा है अपराइट वन, इस तरीके से जो सिंपल है ये अपराइट है। और इन्वर्टेड पिरामिड हो जाएगा, इस तरीके से पिरामिड बनाएंगे तो इन्वर्टेड हो जाएगा। लेकिन ये जो देख रहे हैं ग्रास लैंड जो फॉर्मेशन करता है तो ये अपराइट बनाता है पिरामिड। तो बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड में कैसा, क्योंकि ज़्यादा संख्या में इसीलिए नाम पर है। अब बात करते हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैसा देखेंगे, तो उसमें भी देखेंगे तो अपराइट ही दिखाई देगा।
अपराइट, जैसा कि ग्रास लैंड में देखे सेम सिमिलर उसी तरीक़ा से फॉरेस्ट में भी दिखाई देगा। तो बात कर लेते हैं इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो लार्ज ट्री होते हैं ऑलवेज हाई, बहुत ज़्यादा होते हैं। हार्बीवोरस लाइक डियर एलिफेंट फॉर्मिंग प्राइमरी कंज्यूमर का फॉर्मेशन करता है जिस पर लोअर बायोमास होता है देन दैट ऑफ प्रोड्यूसर्स के तुलना में, और सेकेंडरी कंज्यूमर तो और कम होते हैं संख्या में। लिजार्ड स्नेक फॉक्स एग्जिबिट लोअर बायोमास दैन द प्राइमरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से टॉप कार्निवोरस उसमें लाइन हो जाएगा, फिर हैव लोअर बायोमास दैन द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो 10 अरेंज्ड इन दिस पिरामिड, अगर इसको अरेंज करेंगे तो ऐसा होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं प्रोड्यूसर ये हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये इस तरीके से पिरामिड कहीं ना कहीं फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये अपराइट हो गया। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी देख चुके हैं कि कैसा ये अपराइट का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर ये देख लिए। लेकिन उसके बाद थर्ड तरीके की बात करते हैं हम, पिरामिड ऑफ बायोमास पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में कैसा आप देखेंगे तो इन द पॉन्ड इकोसिस्टम द कंडीशन वेरी फ्रॉम अनफेवरेबल टू फेवरेबल पीरियड, यानी कि इसमें एक कंडीशन वेरी करता है फेवरेबल या अनफेवरेबल कैसा हुआ कंडीशन के हिसाब से। तो इन द फेवरेबल कंडीशन द प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन्स द प्रोड्यूसर आउट वे द जू प्लांक्टन्स द कंज्यूमर। हाउएवर इन अनफेवरेबल कंडीशन में बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन इज़ वेरी लिटल, यानी कि जब ये बात आता है अनफेवरेबल कंडीशन, फाइटोप्लैंक्टन बायोमास जो होते हैं मतलब प्लांट की संख्या बहुत कम हो जाता है उसे मतलब इसके अंदर जो ओशियन के अंदर यानी कि पॉन्ड के अंदर। तो हार्बीवोरस लाइक ए स्मॉल फिश फॉर्मिंग द प्राइमरी कंज्यूमर वे मोर देन प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं ये छोटे छोटे मछलियाँ। और लार्ज फिश जो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह वर्क करते हैं, वे मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर के से ज़्यादा होते हैं। हेंस द पॉन्ड इकोसिस्टम के बात करते हैं तो शो द इन्वर्टेड पिरामिड मोस्टली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में ये होते हैं, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन होते तो सबसे छोटा छोटा प्लांट्स कम संख्या में होते, थोड़ा जब उसे थोड़ा कार्निवोरस थोड़ा ज़्यादा होता है और जो टॉप कार्निवोरस होते ज़्यादा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पिरामिड जो बनता है तो ऐसा बन रहा है, देख रहे हैं कि ये इन्वर्टेड पिरामिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देख सकते हैं इन्वर्टेड पिरामिड ये बन गया। तो देख लिए पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब सोयल के बात करते हैं मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी के बारे में तो बहुत बात जानते हैं कि सोयल इज़ द होम ऑफ बायोजेनेटिक साल्ट्स एंड मिनरल्स विच आर इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होता है तो वही है। सोयल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, आउटर मोस्ट लेयर ये है, और बीइंग कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड थ्रू वेदरिंग प्रोसेस ऑफ द रॉक के लिए ज़रूरी होते हैं। सोयल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़, ऑर्गेनिक एक्टिविटी जितने भी अलग अलग तरह के होते हैं सभी कहीं ना कहीं प्लांट पर होते हैं। कॉजिंग द बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स को कॉज करने में मदद करता है। द ओरिजिन ऑफ सोयल टेक्स प्लेस बाई दो तरीके से होता है, एक वेदरिंग तरीका से होता है, एक सोयल डेवलपमेंट और पेडोजेनेसिस के उधर आता है। तो वेदरिंग में देख ही चुके हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ बिगर रॉक्स इनटू फाइन स्मॉलर मिनरल्स पार्टिकल में जो होता है और वो भी मौसम के द्वारा खासकर होता है। तो इसी को वेदरिंग कहते हैं। और सॉइल डेवलपमेंट और पेडोजेनेसिस कहते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ मिनरल मैटर थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल ट्रॉफिक मतलब ट्रोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक इफेक्ट विच अल्टीमेटली लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ पोटेंशियल टाइप्स। ये कहीं ना कहीं ग्रेट वेराइटी पोटेंशियल टाइप्स को इफेक्ट करता है। तो सॉइल डेवलपमेंट में यही है कि मिनरल मैटर जो इंटरेक्ट करता है वे बायोलॉजिकल टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक इफेक्ट के द्वारा, और अल्टीमेटली यही चलकर ग्रेट वेराइटी ऑफ पोटेंशियल टाइप्स सॉइल को बना देता है। तो वही यहाँ पर देख लिए। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बाद बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिक बात बताए तो जो मतलब पानी में रहते हैं, मतलब पॉन्ड्स वाला एरिया में मान लेते हैं कि कोई भी माइक्रोब्स रहते हैं। तो माइक्रोब्स ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ता है उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए, सड़ाने गलाने में कोई भी उसके अंदर जो होते हैं मैटर प्रेजेंट होते हैं, वेस्ट प्रेजेंट होते हैं पॉन्ड्स के अंदर।
तो उसको सराहने गलाने में जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है उसी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो उसको इस तरीके से बताया हुआ है कि द फुल फॉर्म ऑफ BOD इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये बात वही बताया कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, यानी कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिक्वायर होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के लिए बाय माइक्रोब्स इन एनी यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो BOD वैल्यू होते हैं जनरली इंडिकेट ये करते हैं द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर एंड इज देयर फॉर यूज एज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ वाटर पॉल्यूशन वेस्ट लेवल। और ये कहीं ना कहीं BOD जो होते हैं वे वाटर कितना पॉल्यूशन है ये बताने में भी मदद करते हैं। दस मोस्टली द BOD वैल्यू होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर में कितना ज़्यादा प्रेजेंट है या कम प्रेजेंट है, तो ये बात कहीं ना कहीं बताने में ये हेल्प करते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल्स आर तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट जितना ज़्यादा वाटर में रहेगा उतना ही ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। तो दस ड्यू टू एडिशन ऑफ दिस सेवेज एंड वेस्ट, अगर जितना ज़्यादा हम वाटर में मिलाएंगे सेवेज और वेस्ट को मिलाएंगे ऑक्सीजन लेवल उतना ही घटेगा, क्योंकि विच आर रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ BOD वैल्यू ऑफ वाटर, क्योंकि हम सेवेज या वेस्ट मटेरियल वाटर में हम मिलाएंगे तो ये पता चलेगा कि जितने भी, क्योंकि माइक्रोब्स ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज करेंगे जो भी सेवेज है या वेस्ट मटेरियल व पानी में घुला हुआ है उसको सराहने गलाने में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा बैक्टीरिया सबको, तो जिसके कारण इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन लेवल आर डिप्लीटेड, यानी कि कमी होगा विच आर रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ BOD वैल्यू ऑफ वाटर। द नंबर ऑफ माइक्रोब्स एज इस्चेरिचिया कोलाई एल्सो इंक्रीज ट्रिमेंडेंसली, यानी कि जैसे अगर हम सीवेज मटेरियल वाटर में ज़्यादा मिलाएंगे तो इसका भी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो बैक्टीरिया है उसका। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एज कोलाई इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज आल्सो टेकन एज पैरामीटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि यूनिट वॉल्यूम अगर वाटर का लेंगे और उसमें हम इस्चेरिचिया कोलाई को देखेंगे तो उसका संख्या जितना ज़्यादा रहेगा इसका मतलब वाटर पॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा है, ये भी बताने में हेल्प करता है। तो BOD वैल्यू आर दस यूजफुल होता है यूजफुल इन इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी एंड फॉर पॉसिबल कंट्रोल मेजर ऑफ पॉल्यूशन को भी मेजर करने में मदद करते हैं। द BOD ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय केमिकल ऑक्सीडेशन। जो BOD होते हैं वाटर में ये कैसे पहचाना जाता है, तो ये अलग अलग मेथड से पहचाना जाता है, जिसमें एक ये भी मेथड है केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड। तो केमिकल ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट इन विच ऑल इट्स ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज। इससे ये पता चलता है कि इसमें जितने भी तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर था वे कितना ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ये सब मापने के अलग अलग तरीके होंगे। उसके बाद ये सब बात को तो आप जान चुके हैं, इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फूड चेन, एयर पोल्यूशन, कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, बहुत आसान टर्म है, ये सब बात जानते होंगे। जैसे इकोसिस्टम मतलब जानते होंगे और पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट बहुत इजी है। नहीं तो आप कोई भी चीज़ सर्च कीजिए यूट्यूब पर, जैसे फूड चेन बाय सक्सेस साइंस सीरीज सर्च कीजिए, एयर पोल्यूशन बाय सक्सेस साइंस सीरीज, कोई भी चीज़ टॉपिक सर्च कीजिए तो वो मिल जाएगा। तो आज हमने ये गेस पेपर का शॉर्ट नोट्स खत्म किया और इस तरीक़ा से आप बॉटनी सब्सिडियरी पढ़ने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।